अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज हम प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए या मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। प्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे स्पेशली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें हम जो है ना वो वाइवा के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी होती है, जो भी इंटर्नशिप हम रिपोर्ट बनाते हैं उसको हमने प्रेजेंट करना होता है अपने सुपरवाइजर्स के सामने, और वो फिर हमसे वाइवा लेते हैं, यानी कि उससे सवाल पूछते हैं हमसे उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है स्केड्यूल होती हैं, आपको डे दिया जाता है, आपने प्रेजेंट करना होता है और फिर वो आपसे सवाल पूछते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का क्योंकि ऑनलाइन होता है, तो इनको मैं ये बता दूं कि इनका स्काइप पे जो होती है वो कॉल होती है, आपको ईमेल आ जाती है कि आपका इतने टाइम पे वाइवा होगा। ठीक है, बेसिकली उसी दिन ही प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, अब आपको ईमेल आ जाती है, उस दिन आपने प्रिपेयर रहना होता है जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन होती है और वाइवा होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, लैपटॉप वो आपको कह देते हैं अपना लैपटॉप भी आपने जो है वो रेडी रखना है, अपनी सारी चीज़ें रेडी रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि कहाँ पे जो है ना वो मीटिंग होती है या कहाँ से प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो बेसिकली आपको एक प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट मिल जाता है, चाहे आप उसी प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट के अंदर अपनी चीज़ों को एडिट कर लें या आप कोई और फॉर्मेट यूज़ कर लें। ठीक है, बेहतर तो ये जो फॉर्मेट उन्होंने आपको दिया उसी में आप एडिट कर लें। ठीक है, आपके एलएमएस के अंदर जो है वो डाउनलोड सेक्शंस में वो दिया हुआ होता है, तो उसको उठाएं और उसके अंदर जो है ना चीज़ें एडिट कर लें। अभी मैं आपको इस दिखा भी दूंगी, सिर्फ ये वही सेम जो एलएमएस के अंदर दिया होता है, तो ये भी वही सेम है। ठीक है, इसमें खाली मैंने एडिट किया हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से एडिट कर लें तो आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर जिस दिन आपको वाइवा की कॉल आ रही है, आएगी कि इस दिन आपकी वाइवा है, उस दिन आपने ये इसको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है वो वाइवा के लिए अपने तमाम पूरे केस को देख लेना है। ठीक है, स्पेशली आपकी हिस्ट्री, आपके कंप्लेंट्स और आपके डायग्नोसिस, इसको आपने देख लेना है। ओके, स्काइप पे आपको कॉल आती है, आपका एक जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनका एक ग्रुप बना हुआ होता है, इंटर्नशिप ग्रुप। उसके अंदर आपको मैसेज आ जाता है कि जिस दिन आपका वाइवा होगा, सपोज़ करें 10 बजे आपका वाइवा स्टार्ट होता है, तो 9:50 पे पहले 3 स्टूडेंट्स को या 2 स्टूडेंट्स को वो देख लेते हैं, उनको वो मैसेज कर देते हैं इंटर्नशिप ग्रुप वाले के अंदर कि ये जो बच्चे हैं वो रेडी हो जाए, इनका जो है वो वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, वो मैसेज ग्रुप में आ जाता है उस दिन। मतलब आपने रेडी रहना है, आपका स्काइप, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी लैपटॉप, आपकी बैटरीज, सब कुछ आपका रेडी होना चाहिए, आपका नेट। ठीक है, सब कुछ चार्ज होना चाहिए, हर चीज़। ठीक है, और अगर आपका ऐसा लैपटॉप है जो ख़राब हो जाता है तो आप किसी से बोरो कर लें, पर आपकी हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है, तो उसमें आपने बिल्कुल भी मसला क्रिएट नहीं हो। ठीक है। अच्छा, तो आपको मैसेज कर देते हैं वो ग्रुप के अंदर, जो इंटर्नशिप ग्रुप बना हुआ होता है। आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पता होगा, उनका एक ग्रुप बना होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इंटर्नशिप का, और जो नॉर्मल होते हैं उनको तो बता देते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा कि ये 3 स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं। फिर आप रेडी रहेंगे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप पहले से सारी सारी तैयारी कर लेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने सबको, फिर वो आपको स्काइप के ऊपर कॉल करेंगे। ठीक है, आपका जो पर्सनल है ना, जो आपका पर्सनल होगा उसके ऊपर वो कॉल करेंगे, लाइक आपका है जी BC ये। ठीक है, 180401579, ये आपने आईडी से बनाया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, या उस तरह आपने ये नेम दिया हुआ है, तो ग्रुप में वो आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको वो पर्सनली कॉल करेंगे। आपके सुपरवाइज़र वहाँ पे आपको कॉल करेंगी और आपको कॉल की रिंग आ जाएगी, तो आप उठा लेंगे। ठीक है, आपको पहले से पता भी होगा, ग्रुप में बार बार आ रहा होगा, फर्स्ट 3 रेडी हो जाएँ। अब वो उनका जब वाइवा ले रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, और जैसे ही वो ख़त्म करने वाले होंगे या ख़त्म कर चुके होंगे, तो वो आप नेक्स्ट 3 को भी कह देंगे कि आप रेडी हो जाएँ। ठीक है, फिर जो रेडी हो जाएंगे उनको बता देंगे कि ये 3 रेडी हो जाएँ। ठीक है, तो फिर वो उनमें से बुला लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको स्काइप के ऊपर कॉल आ जाएगी। स्काइप की कॉल को आप अटेंड करेंगे। अटेंड करने के बाद आपकी सुपरवाइज़र आपको कहेंगी कि मतलब उनको ज्वाइन करवा दें, या एक, क्योंकि आपके एक सुपरवाइज़र सिर्फ आपकी नहीं होगी, दूसरा सुपरवाइज़र या दूसरी सुपरवाइज़र भी हो सकती हैं। ठीक है, जो बेसिकली आपके वाइवा लेंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी सुपरवाइज़र आपको सिर्फ वहाँ सपोर्ट करने के लिए होंगी। ठीक है, अच्छा, तो या वो खुद ही ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, दूसरी सुपरवाइज़र को, बल्कि आप नहीं करेंगे, वही करेंगे। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बारे में वो पूछते हैं, फर्स्ट केस अपना स्टार्ट करें। वो ऐसे भी कह सकते हैं, वो ये मैं वाइवा की बात कर रही हूँ, फर्स्ट केस सॉरी प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ, साथ वो वाइवा लेंगे साथ साथ। जैसे वो कहेंगे फर्स्ट केस से स्टार्ट करें, तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई फर्स्ट केस वाज, उर्दू में जो है ना वो बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीच में आप इंग्लिश उर्दू बोलते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने ना ध्यान रखना है कि आप उसी टैब पे हों जो आपको वो बात कर रहे हैं। मतलब अगर वो कह रहे हैं क्लिनिकल केस 2 खोले, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जाके मैंने क्लिनिकल केस 2 खोल लेना है। ठीक है, ओके,
तो वो आपने बेसिकली उसकी साइड लैपटॉप पे देखा जाए तो साइड पे जो है ना वो आ रही होती है ना टैब्स की, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर लें, क्लिक हो जाए तो क्लिनिकल केस टू आता है। तो आपने जब इतना तैयार किया होगा ना, आपको पता होगा अच्छा यहाँ पे इधर थोड़ा जाके ना क्लिनिकल केस टू खाता है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वहाँ पे छोटे छोटे से आ रहे होते हैं बनी हुई, तो उस पर क्लिक करके आप अपना क्लिनिकल केस टू खोल लें, ठीक है। अच्छा, अब जब आप खोल लेंगे तो वो आपको कहेंगे कि हमें बताएं कि इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हैं, बताएं हमें। तो आपने वो टैब भी खोल के रखना है, ठीक है। क्लिनिकल केस की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट खोल के रखनी है और आपने वहीं से पढ़ के बताना है। बेसिकली जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं वो आप वही बताएंगे जो लिखी हुई होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा आपने ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आपको क्लाइंट ने दी, आप हमें बताएं कि इसका आपने क्या डायग्नोसिस, इसको देखते हुए आपने इसको क्या डायग्नोसिस दिया या डायग्नोस किया, ठीक है। तो आप डायग्नोसिस खोल लेंगे और आप उनको बताएंगे जी मैंने ये इसको डायग्नोसिस दिया, यानी कि जब उसको हाथ धोने की प्रॉब्लम हो रही थी और ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसको देखते हुए मैंने उसको जो डायग्नोस किया वो यही था कि इसको OCD है, ठीक है। वो कहेंगे अच्छा आपने उसको को स्पेसिफायर्स कौन से दिए, ठीक है। वो भी ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हाँ, स्पेसिफायर्स कई दफ़ा इतने बड़े होते हैं तो आपको आप टैब खोल के बोल सकते हैं मैंने ये स्पेसिफायर दिया, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं ठीक है ये सही है, इतना सही है इतना, ठीक है। किसी का नहीं होगा तो आप बता सकते हैं देयर वाज नो स्पेसिफायर, किसी का होगा तो आप बताएं कि ये इसके स्पेसिफायर्स थे, ठीक है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ये सब कुछ देखा तो आपने उस पर पर्सनैलिटी टेस्ट कौन सा अप्लाई किया, आपने कहेंगे जी HTP मैंने अप्लाई किया, आप वो टैब खोल लेंगे, ठीक है। आप कहेंगे ये मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया और इसको देखते हुए मैंने इसका ये पर्सनैलिटीज़ को असेस की। फिर वो कहेंगे आपने केस फॉर्मुलेशन क्या की है, ठीक है। क्या आपने इस सारी को देख के आपको क्या लगता है ये किस रिसर्च से ताल्लुक़ रखता है, तो आप कहेंगे कि मुझे ये लगता है कि ये इस केस से ताल्लुक़ रखता है, इस रिसर्च से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। आप कहेंगे वो फिर आपको ऐसे कह सकते हैं आप मुझे बताएं कि आपने उसको जो है ना वो इसको स्वेयर में क्यों रखा है, तो आप कहेंगे मैंने इसको स्वेयर में इसलिए रखा है इस केस को क्योंकि इसका जो हमने स्केल अप्लाई किया था उस स्केल के मुताबिक इसकी रेंज ज़्यादा थी जिसमें हमने इसको स्वेयर में ही काउंट करना था। वो कहेंगे कौन सा स्केल अप्लाई किया, आप कहेंगे जी सपोज करें अगर OCD है तो येलो ब्राउन स्केल अप्लाई किया। वो कहेंगे येलो ब्राउन स्केल क्यों यूज़ होता है, कि आप कहेंगे मतलब इतने ज़्यादा इससे किसी नहीं पूछ सकते, लेकिन जी इसलिए यूज़ होता है कि ये OCD के पेशेंट्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं हम। वो कहेंगे अच्छा ठीक है। फिर वो आपको कहेंगे चलिए ठीक है, अच्छा बस ओके, फिर आप वो कॉल बंद कर देंगे या वो भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको याद रखना है कि स्काइप पे जब आप कॉल अटेंड करेंगे ना तो वो आपको कहेंगे कि स्क्रीन शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करनी होगी ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन सामने डेस्कटॉप पे ही होनी चाहिए क्योंकि फिर आपको ढूंढनी पड़ रही होगी, ठीक है। तो आप वहीं से फ़ौरन जाके ना आपने देख लेना है कि आप जो है ना वो स्काइप की शेयरिंग कैसे करते हैं। स्काइप मतलब आपको स्काइप यूज़ करना आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन की लैपटॉप यूज़ करना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे खोलते हैं वो तो जब आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होते या बना रहे होते तब भी आपको आ जाता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा दिखा भी दूँगी अगर दिखा सकी कि कैसे थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये आपका वाइवा हो गया। अच्छा, प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंटेशन कैसे आपने बनानी होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखना, वो भी अभी मैं बताती हूँ। ये बात याद रखना कि आपके अगर 10 सवाल वो पूछते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपसे वो 10 सवाल अगर पूछते हैं तो उसके अंदर आपका अगर कुछ 6 या 7 सही होते हैं तो आप पास होते हैं। अगर आप ज़्यादा गलत करते हैं तो आपको फेल कर देते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार ये प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, ठीक है। 1-2 सवाल गलत होने से आप फेल नहीं होते, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका वो वाइवा लेते हैं, ठीक है। आपने अपने ही इन दोनों केसेस को जैसे कह लें रट्टा लगाना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब आपने ये सारे केस किए होते हैं ना तो आपको पता होता है कि आपने क्या किया, क्या हिस्ट्री थी, आपको ज़बानी भी चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम भूल जाती हैं या उस टाइम आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम बस आपने ध्यान करना है कि आपने उनके सवाल का सही जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपने प्रेजेंटेशन के अंदर ना लिखी हुई हो और वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा जहन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्योंकि प्रेजेंटेशन में तो हम थोड़ी चीज़ें लिखते हैं, रिपोर्ट में हम ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं। जैसे कि सपोज करें आपको लगा कि ये लाइन ज़रूरी नहीं है, प्रेजेंटेशन में निकाल देता हूँ, लेकिन वही वो सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे थोड़ा सा वो जहनी तौर पर इस लिहाज से रेडी रहना है, ठीक है, कि आपको केस पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप अपनी थोड़ी सी इंटर्नशिप रिपोर्ट भी थोड़ी सी देख लें ताकि आपको पता हो, लेकिन यहीं से सवाल इसी तरीके से वो पूछेंगे, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है। अब प्रेजेंटेशन आपकी
तो प्रेजेंटेशन आपको जो है वो कैसे हमने तैयार करनी है या दिखानी है, ये देखनी है। इसमें सबसे पहले केस प्रेजेंटेशन आपने इस तरीके से लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना जो आपका वीयू का है वो लिखना है आपने। ये जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, वो भी इसको देख सकते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया हो ही जाएगा इससे, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी अपने सेशन लिखना है, कौन सा स्प्रिंग है या फॉल है, ठीक है। आपके LMS पे भी लिखा हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर आपने अपनी यूनी के सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, क्योंकि आप उनको प्रेजेंट करवा रहे हैं ना, तो आपने उनका नाम लिखना है, जो आपकी यूनिवर्सिटी की सुपरवाइज़र है, जो अभी आपको डील कर रही है, ठीक है। क्लिनिकल केस नंबर 1 दूसरी टैब में आपने इस तरीके से लिखना है। यही फॉर्मेट आपका जो है ना, उन्होंने LMS पे दिया हुआ होगा, ठीक है। और जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनको भी बताया गया होगा कि किस तरीके से करना है, तो वो भी इस तरीके से देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब के अंदर आपने लिखना है क्लिनिकल केस नंबर 1। क्लिनिकल केस 1 इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट है बायोडाटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा लाइक कलर में जो है ना, वो आपका दिया हुआ होगा कि कलर आपने ब्लैक यूज़ करना है, ब्लू यूज़ करना है और रेड यूज़ करना है। तो उस कलर्स को देखते हुए आपने जो है ना यूज़ करना है, कोई ऐसा कलर यूज़ नहीं करना जो वो आपको अलाउ नहीं करते, ठीक है। फिर आपने नेम लिखना है, इसी तरीके से नेम लिखना है जैसे आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाई थी ना, उसी तरीके से जो है ना, वो आपने नाम भी यहीं पर भी लिखना है, मतलब नाम पता नहीं होना चाहिए। उसके बाद जेंडर है, एज है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, इनकम है, इन्फॉर्मेंट कौन था, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को आपने इस तरीके से लिखना है, ये सेम ही होनी चाहिए जो आपकी रिपोर्ट के अंदर है, यहाँ पे तब्दीली कोई नहीं हो सकती, ठीक है। आप देख लें इसको बेसिक पॉज करके, जो भी आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स इंटर्नशिप रिपोर्ट की होगी वो एक्जैक्टली क्या कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वैसे कॉपी पेस्ट नहीं आपको लगा करते प्रेजेंटेशन में इंटर्नशिप रिपोर्ट से, क्योंकि वो कहते हैं कि सेम नहीं होनी चाहिए, कि प्रेजेंटेशन में तो चीज़ छोटी होती है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो होती हैं वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपने इतनी लाइनों में लिखना है, ठीक है। अब देखें आपका ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में वो उन्होंने आपको बताया हुआ होगा कि कौन से फैक्टर्स को आपने जो है ना वो मेन फोकस करना है। जैसे आप इंटर्नशिप रिपोर्ट में बहुत लॉन्ग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ बुलेट फॉर्म में, ये याद रखिएगा, बुलेट फॉर्म में आपने कोशिश करनी है लिखनी है, और कोशिश करनी है 3-4 लाइनों में आपने बता देनी है, आपने मेन वो चीज़ बतानी है जो इसको कॉज करी है, ठीक है। जैसे एक हमने जैसे आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होता है, और ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं ना, तो ये फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हुए आपने उसी तरीके से बना दिए हैं, यानी कि आपने सारी हिस्ट्री नहीं लिखनी थी, आपने उसका एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर दे देना। जैसे यहाँ पे मदर जो थी वो एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था, यानी कि उसके बचपन में या उसके पास्ट में, बचपन में इसके तरीके से जो चीज़ें हुई हैं उसके साथ, वो एक फैक्टर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी वो प्रॉब्लम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, उसकी प्रॉब्लम रियल में कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, वो फैक्टर उसका लिखना है, और उसने उसको चीज़ को लर्न कैसे किया, वो एक आहिस्ता आहिस्ता वो आपने इस तरीके से हिस्ट्री में लिखते जाना है, ठीक है। तीनों फैक्टर्स को मैं बता दूंगी कि कौन से जो 3 फैक्टर्स होते हैं, एक प्रीडिस्पोजिंग होता है, एक पर्सिपेटिंग फैक्टर्स होता है। बेसिकली आपने जो है ना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इनस में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, पर्सिपेटिंग फैक्टर्स और मेंटेनिंग फैक्टर्स, ये तीनों पे फोकस करना है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो उसके साथ बचपन में चीज़ें हुई हैं, पर्सिपेटिंग फैक्टर्स जो बेसिकली उसका, जैसे कि द रियल प्रॉब्लम स्टार्टेड गो इन हॉस्टल, ये बेसिकली उसका पर्सिपेटिंग फैक्टर है, और मेंटेनिंग फैक्टर जब उसका वो सारा मेंटेन होता रहा आहिस्ता 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 साथ साथ, वो आपने फैक्टर्स इसके राइट डाउन करने हैं। आई होप मैं सही हूँ यहाँ पे। थर्ड फैक्टर जो है मुझे भूल गया था, तो बेसिकली आप भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं सही हूँ। नेक्स्ट है ब्रीफ पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री। आपने इस तरीके से फैमिली हिस्ट्री को राइट डाउन करना है, बुलेट फॉर्म में ही सारी चीज़ें राइट डाउन करनी है, सारी चीज़ें हम इंटर्नशिप रिपोर्ट से नहीं लिख सकते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री इस तरीके से आपने किया कि हम फैमिली हिस्ट्री लिख रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि हम सबसे पहले फादर के बारे में लिख रहे हैं, वो अलाइव थे, उन्होंने मास्टर किया, इससे छोटा 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 बुलेट फॉर्म में ही लिखना है, मेन प्रेजेंटेशन बुलेट फॉर्म में ही होगी, ठीक है। आप इस तरीके से देख लें कि किस तरीके से लिखना है। उसके बाद मदर जो है उसका भी हमने इस तरीके से लिखना है कि अब हम मदर की हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो हमने इसी तरीके से बुलेट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट में भी इस तरीके से राइट डाउन किया हुआ होगा, लेकिन इसमें थोड़ा इस तरीके से बताना है, ठीक है। उसके बाद सिबलिंग्स के बारे में भी हमने जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये सिबलिंग्स अगर हैं तो वो किस तरीके से। उसकी पर्सनल हिस्ट्री को भी हमने इसी तरीके से बुलेट फॉर्म में लिखना है, और छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना है, ऐसे डिटेल वाइज नहीं लिख देना, कह लें कि एक बुलेट फॉर्म में आए और एक ही टैब में आ जाए, ठीक है। अब हमने बताना है कि हमने असेसमेंट कौन सी किया है, तो हमने बताया कि जी इनफॉर्मल असेसमेंट किया और फॉर्मल असेसमेंट किया है। फिर हमने इनफॉर्मल असेसमेंट में बेसलाइन चार्ट बनाना है या वहीं पे दिखा देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि जो बेसलाइन चार्ट हमने वहाँ पे इंटर्नशिप रिपोर्ट का लिखा था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल असेसमेंट का सबसे पहले बेसलाइन चार्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 में आता था तो इसको इस तरीके से किया। अब इनफॉर्मल असेसमेंट में सब्जेक्टिव रेटिंग भी आ गई है, तो वो भी मैंने इस तरीके से राइट डाउन कर दिया एक ही टैब के अंदर, वो भी पूरी हो गई। इसको भी आपने कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते।
उसके बाद फॉर्मल असेसमेंट के अंदर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आता है। इसको भी आपने एक ही टैब में कोशिश करनी लिखी और इसी तरीके से बुलेट फॉर्म में लिखी, क्योंकि इंटर्नशिप रिपोर्ट में और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में यहाँ दोनों जो सॉरी प्रेजेंटेशन में ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ना सेम नहीं आएंगी, ठीक है। मतलब सेम से बना दिया है कि यहाँ पे फिर और हमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो अगर हमने इसको शॉर्ट करने के लिए हम फिर इस तरीके से लिखेंगे कि उसकी एज, उसका पहनावा, उसकी ज़्यादातर जो मेन चीज़ें हम उसको फोकस करके लिख लेंगे। आप इस तरीके से देख सकते हैं, इसी तरीके से बेसिकली आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल असेसमेंट आ जाती है। इस फॉर्मल असेसमेंट में सबसे पहला हमारी जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट थी जो हमने की थी वो हम लिखेंगे। इसमें मैंने क्या किया कि हमने सिर्फ ये बता दिया कि कौन सा जो है ना वो एडमिनिस्टर किया स्केल और उसकी रेंजेस बता दी हैं कि क्या आया है उसका, ठीक है। उसी के बाद फॉर्मल असेसमेंट में हमने हाउस ट्री पर्सन इंटरप्रिटेशन भी बतानी है, यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट भी बताना है। अब आपको पता होगा कि इंटर्नशिप रिपोर्ट में हम थोड़ा उसको बड़ा बताते हैं, लेकिन यहाँ पे इस हाउस पर्सन और ट्री इंटरप्रिटेशन को मैंने एक ही टैब के अंदर बुलेट फॉर्म में ट्राई किया कि सारी चीज़ें इसमें लिख सकूँ, ठीक है। तो मैंने इस सही तरीके से लिख दिया, मेन चीज़ें जो है ना फोकस किया कि यहाँ पे लिख सकूँ, ठीक है। अब डायग्नोसिस जो है ना वो सेम होगा, ठीक है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले डिसऑर्डर कोड आता है जो हमने अपने डीएसएम से देखा होता है। उसके बाद डिसऑर्डर का नेम आएगा, लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये नेम है उसका, और जो डिसऑर्डर कोड है वो उसके साथ ही लिखा हुआ होता है, तो वो हमने लिख दिया। और स्पेसिफायर्स होते हैं, किसी के नहीं भी हो सकते हैं, बट स्पेसिफायर्स होते हैं, वो अभी हमने सेम एग्जैक्टली डीएसएम का लिखना होगा। यानी कि डायग्नोसिस में भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसका भी एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो ये 2 में आए, 3 में आए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रिकमेंडेड थेरापीज़ में भी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हम इंटर्नशिप रिपोर्ट में थोड़ा लॉन्ग लिखते हैं, इसमें भी हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है। कह लें कि हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं हम मतलब मेन थेरापी के बारे में लिख दें और उसकी टेक्निक्स के बारे में लिख दें, लेकिन हम इसको माइनस नहीं इसमें से चीज़ कर सकते। लाइक हम कहें कि हमने जो टेक्निक कॉपिंग स्टेटमेंट थी हम यहाँ से निकाल दें, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निक्स तो हमने अप्लाई की है ना। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने रीफ्रेमिंग की, एक्टिविटी स्केजलिंग की, इससे काम बन गया तो नहीं, कॉपिंग स्टेटमेंट भी तो हमने दी ना उसको। तो वो हमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है कि हम सारी चीज़ लिखें, लेकिन फिर भी वो भी शॉर्ट हो, यानी इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें ही आएंगी जो कि आपने सिर्फ थेरापीज़ दी हैं और जो टेक्निक्स आपने लगाई हैं ये सारी ही इसमें आएंगी, ठीक है। बस इसमें भी थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है कि शॉर्ट आप कर लें, ठीक है। अब केस फॉर्मुलेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। केस फॉर्मुलेशन ये प्रेजेंटेशन के अंदर ही आपने उन्होंने ना आपको दिया हुआ होता है। ये जो ऑब्जर्विंग मॉडलिंग ये तो मैंने कलरफुल बनाया हुआ ना, इसी के अंदर उन्होंने आपको थोड़ा सा दिया होता है, तो आप स्टाइल वहाँ से निकाल के आप कर लें, ठीक है। अब इसमें भी देखिए स्कूल ऑफ थॉट एंड रिसर्च, अब इसको भी आप छोटा करने की कोशिश करें। अब इसको मैंने यहाँ छोटा करने की कैसे कोशिश की है कि मैंने ये थोड़े से ना एरोज़ के थ्रू और ये बॉक्सेस के थ्रू इसको पुट करके ना मैंने इसको और थोड़ी सी बातों को शॉर्ट करके मैंने मतलब आपके पास जो आपका केस फॉर्मुलेशन होगा उसको इस हिसाब से आपने करना होगा, तो वो फिर मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो केस फॉर्मुलेशन आपने इस तरीके से लिखनी होगी जिसमें आपने केस से रिलेटेड किससे रिलेटेड है और वो किसका केस है, ठीक है, और उस स्कूल ऑफ थॉट का क्या है उनकी अपनी बात क्या है, ठीक है। और फिर इसको हमने जो है ना वो फोकस करना होगा अपने केस से, ठीक है। तो मैंने ये इस तरीके से सारा बना दिया है, ठीक है। अपने केस से भी रिलेट कर दिया साथ साथ और उसके केस के बारे में भी बता दिया। अपेंडेंसिस के अंदर भी हमने वो जैसे हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर अपेंडेंसिस डालते हैं कि ये स्केल हमने यूज़ किया, येलो ब्राउन स्केल यूज़ किया और ये स्केल यूज़ किया, तो वो भी हमने सारे डाल देना है। इसमें भी हम कोई कंजूसी नहीं कर सकते। इवन पर्सनैलिटी टेस्ट भी हमने इसी तरीके से पुट डाउन कर दिया। क्लिनिकल केस टू भी सेम इसी तरीके से होएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी इस तरीके से और आपने ये प्रेजेंट करनी होगी। और वाइवा के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी स्काइप का आपको यूज़ करना आना चाहिए और आपको यूज़ करना आना चाहिए लैपटॉप में जो है वो जब आप स्क्रीन शेयर कर देंगे तो उसके बाद आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन को सामने इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जब वो आपको कहेंगे क्लिनिकल केस 2 ओपन करें, तो आपने यहाँ से इस जगह से जहाँ आपको माउस नज़र आ रहा है यहाँ से जाके ना क्लिनिकल केस 2 को भी आप खोल सकते हैं, ठीक है, फ़ौरन से लाइक दैट। और फिर आप नीचे जा सकते हैं और एरो को दबा के आप कीबोर्ड की मदद से ऐसे आगे पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपने इसको स्लाइड शो करके जाना हो तो ये देखें यहाँ नीचे ये जहाँ मेरा एरो आ रहा है ये जगह, ठीक है, यहाँ पे आपने स्लाइड शो करके ना इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं केस अपना, ठीक है। और उसमें ये सीन होगा कि जब आपने किसी स्लाइड पे जाना होगा ना तो राइट क्लिक करने के बाद गो टू स्लाइड पे जब जाएंगे तो जब वो आपको कहेंगे ना कि किस स्लाइड पे आपने जाना है तो आप इस स्लाइड पे आप जाएं तो आप वहीं पे से क्लिक करके जैसे जहाँ पे जाना है तो आप ऐसे चले जाएं, ठीक है। तो वो ये इस तरीके से आपके पास आ जाए, ठीक हो गया।
अगर आपने जो है ना वो प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपके पास इस तरीके से ना पावर पॉइंट मौजूद होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं और जो है ना वो आपके लैपटॉप में होगा। इसको आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो है ना वो खुल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लैंक होगा, ठीक है। कुछ आगे पीछे टैब्स नहीं होंगी। तो आपने न्यू स्लाइड अगर आपने ऐड करते जाने, नई नई स्लाइड्स बनानी है तो यहाँ से आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करके जो है वो न्यू स्लाइड ऐड करते जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो आपने टाइटल देना होगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखना है कि ये केस प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे आप वो टाइटल देंगे और यहाँ पे जो भी आपने नीचे ऐड करना होगा लाइक अपना नेम वगैरह सब कुछ वो आप ऐड करते जाएंगे, ठीक हो गया। इसमें आप लेआउट चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेआउट इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनके पास जो होता है वो LMS में मौजूद होता है। तो जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो सारा यहाँ पे खुल जाता है। तो उस लिहाज से उन्होंने लिखा होता है कि यहाँ पे आप क्लिनिकल केस 1 लिखें, यहाँ पे बायोडाटा लिखें और यहाँ पे अपनी हिस्ट्री लिखनी है। इस तरीके से वो आपको दे देते हैं और फिर आप ऐड करते जाते हैं उसमें चीज़ें, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रेजेंटेशन वाइवा के बारे में भी पता चला होगा। उसके अलावा जो स्क्रीन शेयर करने वाली चीज़ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अपने स्काइप पे कॉल जो है ना वो ऑन करेंगे, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये देख रहे हैं आप शेयर स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। ये शेयर स्क्रीन से आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं स्काइप के ऊपर। अगर वो आपको कोई और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और वहाँ पे उन्होंने अगर जूम वगैरह पे भी देनी है तो वो उसमें भी इसी तरीके से आप ज्वाइन करते हैं। एंड आपको अगर स्क्रीन शेयर करवानी होती है तो वो स्क्रीन शेयर बटन पर क्लिक करके या रिकॉर्डिंग सॉरी स्क्रीन जो है ना शेयर करनी होती है तो हाँ जी वहाँ से दिखा देते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।